हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू की कोर्स BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज करवाऊंगी। इस बुक में गाइस टोटल आपके पास में ना 12 यूनिट्स हैं। देखिए टोटल 12 यूनिट्स हैं और जिसमें से फर्स्ट ब्लॉक की चारों यूनिट्स मैंने कंप्लीट करवा दी हैं एंड सेकंड ब्लॉक की एक यूनिट मैं करवा चुकी हूँ। आज हम इसकी यूनिट 6 सिलेक्शन एंड यूनिट 7 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे। सो यूनिट 6 करवाऊँगी मैं आपको। पहले सिलेक्शन टॉपिक है हमारा आज का। तो देखिए इसमें मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। दो मैं आपको कुछ सेलेक्टिव पॉइंट्स ही करवा रही हूँ, सब कुछ नहीं करवाती हूँ इसमें। तो सिलेक्शन क्या है, इज़ मेनली यूज टू डिटरमाइन हु विल जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई पोस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें से पहले ना एक सिलेक्शन होता है कि क्या आप वो चीज़ डिज़र्व करते हैं या नहीं करते, या आप उस पोस्ट के लिए हैं, आप उस पोस्ट के लिए सही हैं या नहीं हैं, या फिर कहीं पे भी कोई भी काम भी होता है ना तो उसके लिए एक पर्सन को सेलेक्ट किया जाता है कि मीन्स जो स्पेशलिटीज़ उस पोस्ट के रिगार्डिंग चाहिए या किसी काम के लिए चाहिए, तो उस जो क्राइटेरिया है या जो एलिजिबिलिटी है क्या आप उसको फुलफ़िल करते हैं या नहीं करते। तो सिलेक्शन बेसिकली यही होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि हु विल जॉइन और नॉट। अब जो सिलेक्शन है इसके बहुत सारे बेसिस होते हैं, अलग अलग तरीके से जो सिलेक्शन है वो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय का। तो सबसे पहला तो आता है रेज्यूम। ये कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं कि इन तरीक़ों से हम किसी को सेलेक्ट करते हैं। पहली चीज़ तो आती है रेज्यूम, जहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है और एज सच कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में रेज्यूम बेसिस पे ही आपको जॉब मिल जाती है कि आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है। प्लस वो थोड़ा बहुत आपसे पूछ लेते हैं पर्सपेक्टिव बेसिस पे कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो है या नहीं है। रिज्यूम के अलावा एक जो नेक्स्ट वे होता है वो होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू के बेसिस से भी लोगों का सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप्स आपके पास में दे रखे हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। तो इंटरव्यू दोनों तरीक़ों में से हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड बेसिस पे भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी। स्ट्रक्चर्ड का मतलब जहाँ पे आपके पास में क्वेश्चंस की पहले से लिस्ट प्रिपेयर होती है कि अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो वहाँ का ट्रेनी आपसे ये चीज़ें पूछेंगे, या जो आपके सीनियर्स हैं वो आपसे ये क्वेश्चंस को पूछने वाले हैं। वो पहले से ही लिस्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में आने वाले हर एक एम्प्लॉय को इन सब से गुजरना पड़ता है। और अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है जहाँ पे कोई एज सच फिक्स क्वेश्चंस नहीं होते, रैंडमली आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है आपके रिज्यूम को देखते हुए। तो ये चीज़ होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। फर्स्ट हो गया रिज्यूम, सेकंड वन इज़ इंटरव्यू जिसमें दो टाइप्स होते हैं। इसके बाद में जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है वो होता है टेलीफोन इंटरव्यू। आपसे ऑनलाइन कॉलिंग की हेल्प से एक इंटरव्यू लिया जा सकता है। फोर्थ नंबर पे आता है 1-to-1 इंटरव्यू, मीन्स कि सिंगल जैसे होते हैं, आप गए और आपके सीनियर ने किसी ने आपका एक का इंटरव्यू ले लिया, तो 1-to-1 इंटरव्यू हो सकता है, पैनल इंटरव्यू हो सकता है और या फिर वर्चुअल इंटरव्यू हो सकता है। तो ये सिलेक्शन के लिए कुछ आपके पास में टाइप्स थे। मेन तो जो था ना वो था रिज्यूम, और रिज्यूम के बाद में इंटरव्यू, और ये जो बाकी है ना ये आपको इंटरव्यू की ही सब कैटेगरीज दे रखी हैं, अलग अलग तरीके से इंटरव्यू पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बैरियर्स टू इफेक्टिव सिलेक्शंस। अब कुछ बैरियर्स हैं जो कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इफेक्टिव सिलेक्शन होती है, उसके लिए क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उन पे नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डाल सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको बैरियर्स दे रखे हैं इफेक्टिव सिलेक्शंस के। पहला है हॉर्न और हेलो इफेक्ट। अब ये देखिए कहीं जगह पे ना इसको हेलो को HALO भी लिखा हुआ है, कई जगह पे HALLOW भी होता है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। बाकी हॉर्न फिक्स है। हॉर्न और हेलो का मतलब होता है गुड और बैड इफेक्ट। हॉर्न का मतलब होता है बैड और हेलो का मतलब होता है गुड इफेक्ट। तो गुड और बैड इफेक्ट यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे कि द इंटरव्यू मस्ट अटेम्प्ट टू अवॉइड द हेलो इफेक्ट विच अकर्स व्हेन इंटरव्यू अलाउज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू ओवरशैडो देयर एविडेंस। अब देखिए इसमें क्या होता है, हेलो और गुड और बैड इफेक्ट में यहाँ पे ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि जो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो जब एक फर्स्ट पॉजिटिव इंप्रेशन किसी के ऊपर पड़ता है ना, कि फिर उन्हें ये लगता है कि अगर इन्होंने ये चीज़ ठीक करी है तो आगे के सारे काम भी ये ऐसे ही ठीक करेंगे, तो उसे हम हेलो इफेक्ट कहते हैं। कई बार आपके एग्ज़ाम में भी ये चीज़ होती है कि अगर आपके स्टार्टिंग के 2-3 आंसर्स ठीक हो जाते हैं तो एग्जामिनर का एक माइंडसेट हो जाता है कि हाँ ये बच्चा पढ़कर आया है और इसके बाकी के जो आंसर्स होंगे वो भी क्या होंगे, ठीक होंगे। तो ये जो चीज़ होती है ना, जब आपका पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है जिससे कि बाकी की आपकी जो कंडीशंस है उसको जज किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, तो उसे हम हेलो इफेक्ट कहते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है हॉर्न इफेक्ट। तो हॉर्न इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, एक जो नेगेटिव फर्स्ट इंप्रेशन होता है जिसकी वजह से आप उसे ऐसे ट्रीट करें, जैसे कि मानिए किसी ने कोई काम किया, फर्स्ट टाइम में काम बिगाड़ दिया, तो एक माइंडसेट हो जाता है, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ जाती है कि ये आगे के काम भी इससे ऐसे ही होने वाले हैं, या गलत सलत होने वाले हैं, या तोड़फोड़ी होने वाली है। तो इसे हम हॉर्न इफेक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है, आप एक बार फिर भी देख सकते हैं। हेलो इफेक्ट का मतलब होता है जो पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन होता है। हॉर्न इफेक्ट का मतलब होता है जो फर्स्ट नेगेटिव इंप्रेशन होता है किसी का भी काम करने से पहले। तो ये फर्स्ट बैरियर है। सेकेंड बैरियर क्या आता है, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जब आप ना किसी के लिए पहले से ही जजमेंट कर लेते हैं, पहले से ही जजमेंट की कोई लेस इंटेलिजेंट है, लेस इलिटरेट है, तो ये चीज़ आपने पहले ही ना अपने माइंड में डिस्क्राइब कर ली, पहले ये चीज़ को मेक श्योर कर लिया, और फिर उसके बाद में वो कुछ भी करे, कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप या टीम, तो उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ क्या होती है स्टीरियोटाइप में, कि जो आपके बिलीव्स हैं या जो आपने पहले ही जजमेंट कर ली हो। या फिर जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टीम लीडर वर्क कर रहे हैं, आपके पास में जो फर्स्ट बैच आया वो काफ़ी डल नालायक बैच टाइप में आ गया, तो आपको ये लगा कि इस टाइप के इस फील्ड में जितने भी बैच आएंगे वो बाकी सब ऐसे ही होंगे। तो एक तरीके का जो जजमेंट होता है ना, पहले की चीज़ों को देख के एक्सपीरियंस करके जब हम किसी चीज़ को जज करते हैं, तो वो चीज़ आता है हमारा स्टीरियोटाइप में। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन एरर। प्रोजेक्शन एरर का मतलब है एचआर मैनेजर रैंक्स कैंडिडेट मोर फेवरेबली। जो एचआर मैनेजर होते हैं ना, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई किसी की, कोई एक्सपर्टाइज है किसी चीज़ में, या जो किसी ने किसी का प्रेफरेंस दिया है, तो उस बेसिस पे ना एक लिस्ट प्रिपेयर कर दी जाती है। तो जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी होती हैं कि काम काफ़ी अच्छा करते हैं, एक इमेज क्रिएट हो गई है, एक्सपर्टाइज हैं वो उस चीज़ के, या किसी के प्रेफरेंस से आपको मिले हैं, तो उस टाइम पे उनकी जो लिस्ट प्रिपेयर होती है उनको सबसे ऊपर डाला जाता है। तो ये प्रोजेक्शन एरर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बायसेस। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें ना ऑलमोस्ट एक ही तरीके से हैं कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जो आपके एम्प्लॉय हैं, टीम लीडर्स हैं, वो आपको कैसे देखेंगे, तो वो पहले इंप्रेशन में बहुत फ़र्क पड़ता है। They must be able to understand their personal produced by the human resource manager. Interviewers tend to prefer or select candidate that they consider to be equal to themselves. इसके अलावा जैसे जो बाइसेस होता है कि एज के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, जैसे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं उनको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता है। जिसका कलर कॉम्प्लेक्शन काफ़ी अच्छा होता है तो उसे हम ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर लेते हैं। तो इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है ना, तो वो होता है बाइसेस पे। या जो पहले का जॉब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, तो आज आप भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क करें उनको भी काफ़ी अच्छा आप ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि आपने सोचा कि पहले से काफ़ी अच्छा उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, पर्सनल हिस्ट्री और जो बाकी जो आइडेंटिकल वेरिएबल्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप बाइसेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये चीज़ मतलब कि टैलेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं डिपेंड करती, ये एक आपका जो पहले से माइंडसेट हो जाता है, बिलीव्स होते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे किसी भी पर्सन को जज किया जाता है, जिसे पार्शलिटी करना कहते हैं, वही चीज़ हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू टेस्ट। अब जैसे जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं या क्वेश्चनरीज होती हैं, वो काफ़ी हद तक कई बार वैलिड नहीं होती, और कुछ जो होते हैं ना, वो साइकोमेट्रिक जो असेसमेंट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक ना ओवर हो जाते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनको एक क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट को रखना चाहिए कि वो ना एक डिफ्रेंशिएट कर पाए जो वैलिड असेसमेंट होता है और जो इनकॉम्पिटेंट वंस होता है। जैसे कुछ लोग को क्या होता है, कुछ भी फालतू के कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिए स्ट्रेस देने के लिए, और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट नहीं करते, ना उस चीज़ में उसकी रिक्वायरमेंट है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको ऐसे साइकोलॉजिस्ट को हायर करते वक्त उनका जो क्वालिफिकेशन होता है, ये चीज़ को भी मेक श्योर करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स आपको दे रखी है रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मतलब होता है, आप किसी को जब हायर करते हैं, तो इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट है या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी है, अब जैसे इसमें क्या होता है कि जो कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनकी जो एलिजिबिलिटी होती है कैंडिडेट को, वो अट्रैक्ट ना कर पाए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। इसके अलावा इट इज़ क्लियर दैट द राइट कैंडिडेट्स विल नॉट बी चूजन इन सिलेक्शन प्रोसेस। कई बार हो जाता है कि जिसकी हम जैसे मानिए जो सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड होती हैं कि इतनी जो सीट्स हैं उनके लिए हम लोगों को हायर कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ले लेते हैं, और बाद में कोई ऐसा रह जाता है जिसको आपको लेना चाहिए था बट आप नहीं ले पाए, या फिर जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है वगैरह है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैच नहीं कर पाए, कहीं ना किसी तरीके का जो बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी, इतना शोर बीच में हो गया था ना उसके लिए। चलिए इस टॉपिक को मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। जैसे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कई बार होता है कि
एक्सीडेंटली ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे जो एलिजिबिलिटी होती है कैंडिडेट्स की वो अट्रैक्ट नहीं कर पाती, तो इस वजह से जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, या फिर जो कैंडिडेट्स पहले आ जाते हैं ना उनका पहले इंटरव्यू हो जाता है और फिर बाद के जो रह जाते हैं तो उसमें कई ऐसे अच्छे और टैलेंटेड लोग रह जाते हैं जिसको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हायर नहीं कर पाता। तो बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो आ जाती हैं, या फिर ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही तरीके से हो सकती हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। तो देखिए आप यहाँ पे ये कुछ बैरियर्स थे, इफेक्टिव जो सिलेक्शंस होते हैं उसके कुछ बैरियर्स हैं आपको यहाँ पे दे रखे हैं। पहले इसकी जो मेन हेडिंग्स है उनको आप याद रख लीजिएगा, और इसके अलावा सिलेक्शन का डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, और कौन कौन से तरीके होते हैं, इन तरीक़ों से हम सिलेक्शन करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए दोनों में से कोई भी, तो इसे भी आप डिटेल में एक्सप्लेन करके लिख कर आना। नाउ नेक्स्ट, ये हमारा यूनिट 6 का क्वेश्चन था। इसके बाद में देखिए, अगर आपके पास में बुक है तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ अगर बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चीज़ें मैं इतने अच्छे से समझाऊंगी कि मुझे लगता है कि आपको समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यूनिट 7 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक आता है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बता देती हूँ, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरीके के पॉइंट्स आप इसमें आंसर्स में लिख सकते हैं। तो जो कंसेप्ट है ना, यहाँ पे ये एक तरीके का डिफरेंस दे रखा है आपको, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये कुछ पॉइंट्स आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के दे रखे हैं, अगर क्वेश्चन आए तो भी आप इस तरीके से डिफरेंस की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। जैसे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट्स में क्या क्या दे रखा है। ट्रेनिंग क्या होता है, एक एक्ट होता है इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड द स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर परफॉर्मिंग द जॉब असाइंड टू हिम। अब जैसे किसी भी आप जॉब में जाते हैं, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए अप्लाई करते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि आपको उस फील्ड की नॉलेज हो सकती है, लेकिन वहाँ पे कैसे काम करना है, वहाँ की जो मशीन्स है, इक्विपमेंट्स हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, तो इस बात की नॉलेज आपको, इस बात की कोई शॉर्टी नहीं होती है। तो जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें आपको वो काम उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस पोस्ट पे आपको वो काम कैसे करना है, कैसे उन आने वाली प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, कैसे वो जो स्ट्रेस आएगा उसको आप टैकल कर पाएंगे, तो इन सब चीज़ों को सिखाया जाता है, इन सब की स्किल्स आपको दी जाती है। तो ये एक ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है। तो जो ट्रेनिंग है ना, वो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाएँ, तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। कई बार मंथ्स होते हैं, जैसे 5 to 6 मंथ्स होते हैं, कई जगह पे 1 से 2 मंथ्स, मतलब जो काम होता है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा काम होता है उतना ज़्यादा टाइम ट्रेनिंग में आपको लग जाता है, और जहाँ पे कम होता है वहाँ पे आपको कम टाइम में ही ट्रेनिंग देके उस काम को आप सीख कर स्टार्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ ऐसे ही होती है, जैसे माने किचन में आपको कुछ काम करना है तो पहले आपको वो चीज़ सीखनी पड़ती है, तो वो जो चीज़ आपने सीखी ना, वो जो सीखते हुए टाइम आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, तो वो चीज़ आपका ट्रेनिंग पीरियड में काउंट होता है। आफ्टर एन एम्प्लॉय सेलेक्टेड प्लेस एंड इंट्रोड्यूस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। मतलब जो भी इंटरव्यू है, रिज्यूम वगैरह, इसके बाद में जब एक एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है तो उसके बाद में जो फर्स्ट कुछ दिन होते हैं किसी भी एम्प्लॉय के, तो वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, वो ट्रेनिंग टाइम पीरियड होता है, जिससे कि जो वो जॉब है उसको एफिशिएंटली अच्छे तरीके से जो वर्क प्रोग्रेस है उसको कर पाए, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, गोल्स वगैरह उनको अचीव करवाने में वो एम्प्लॉय हेल्प करवा पाए। वहीं पे अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो ट्रेनिंग क्या है, एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, और एक ये एजुकेशनल प्रोसेस होता है। मतलब थ्रू आउट द लाइफ या थ्रू आउट द जॉब, आप जब तक उसमें रहते हैं ना कुछ नया नया सीखते रहते हैं। जो आपसे सीनियर्स हैं उनको आपसे ज़्यादा नॉलेज होती है उसी काम की, उसी फील्ड में, और जो उनके भी सीनियर्स होते हैं उन्हें कुछ और ज़्यादा नॉलेज होती है। तो ट्रेनिंग के बाद वाला जो टाइम पीरियड होता है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। एक ये लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस होता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर जो भी मैनेजर पर्सनल लर्न, जो मतलब कि ये है कि इन शॉर्ट आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि थ्योरेटिकल नॉलेज हो, जर्नल पर्पस हो, किसी भी तरीके से आपको जब आगे काम को कंटिन्यू सीखते रहते हैं तो वो चीज़ होती है डेवलपमेंट। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई एक मशीन है, उसको आप चलाते हैं, अब उस मशीन को चलाना आ गया ना, वो चीज़ आपकी ट्रेनिंग में आपको सिखा दी गई। उस मशीन में कोई ख़राबी आ जाए तो आपने वो चीज़ ट्रेनिंग में सीख ली, लेकिन उस मशीन की जगह कोई और मशीन हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से उस मशीन को ऐसे सेट किया जाए कि उसको एक्स्ट्रा जो आउटपुट है वो चीज़ मिले, तो वो चीज़ आती है आपकी डेवलपमेंट में। जहाँ पे आप एक नॉर्मल चीज़ को सीख के और अपने स्किल्स को एनहेंस करते हैं, तो वो पार्ट होता है डेवलपमेंट का। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है ना, इसमें वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आप अपनी जॉब परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करना चाहते हैं, और कुछ नया ऐसा नहीं होता कि आपने सीखा नहीं और उसके बाद में आप डेवलप करें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो चीज़ जब नया कुछ सीखते हैं ना, जो चीज़ पहले नहीं करी, तो वो ट्रेनिंग टाइम पीरियड में आता है।
यहाँ पे देखिए एक पहला पॉइंट है ट्रेनिंग का, फिर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऐसे दे रखा है। तो आप इसको 4-4 पॉइंट्स दोनों में लिख सकते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। नेक्स्ट ट्रेनिंग का और अगर देखें तो ये डेवलपमेंट था, इससे पहले मैंने ट्रेनिंग समझा दिया। अब ट्रेनिंग का क्या होता है, इसमें जैसे स्किल्स होती हैं, कंसेप्ट होते हैं, रूल ऑफ चेंजिंग एटीट्यूड्स हो गया, बिहेवियर हो गया, ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग पीरियड में सिखाई जाती हैं। इसके अलावा एक ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया। और ये जो टेक्निकल या जो मैकेनिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस में, या जो आपके सीनियर्स होते हैं वो जब आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उस टाइम पीरियड पे जो आप सीखते हैं तो वो एक ट्रेनिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल होता है। वहीं पे अगर डेवलपमेंट की हम बात करें, इज रिलेटेड प्रोसेस विच कवर नॉट ओनली दोज एक्टिविटीज़ विच इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस बट ऑल्सो दोज विच ब्रिंग अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो वो आपकी जो जॉब परफॉर्मेंस होती है उसको इम्प्रूव करने के साथ साथ जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें भी डेवलपमेंट करने का काम करती हैं, वो चीज़ होती है डेवलपमेंट। जो भी आपका काम करने का तरीका है, कितना अच्छे एक्यूरेसी से कर रहे हैं, कितनी नीटनेस के साथ, फिनिशिंग के साथ आप कोई काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो डेवलपमेंट है ना, एक ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि पर्सनल भी हो सकता है, कंसेप्चुअल भी हो सकता है और थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो सकती है। इसके बाद में जो हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वाला पोर्शन है ना, इन दोनों में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो है एजुकेशन। एजुकेशन वैसे थ्रू आउट द लाइफ रहती है, जिसका आपको पता है कि वो कभी भी ना फिनिश नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती है। चाहे आप स्कूल जाते हैं, चाहे आप कॉलेज जाते हैं, डजेंट मैटर, वहाँ पे तो आप बुक्स से सीखते ही सीखते हैं, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। चाहे लोगों के बिहेवियर से, किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया, अच्छा किया, चाहे आपने उससे सीखा, चाहे कैसे भी आपने सीखा हो, लेकिन एजुकेशन हमारी लाइफ का एक अटूट पार्ट होता है, जिसको कभी भी अनब्रेकेबल पार्ट होता है, जिसको आप कभी भी दूर नहीं कर सकते, अपने आप से अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही पॉइंट आपको दे रखा है, एजुकेशन इज़ नो लॉन्गर द ड्यूटी एंड द प्रिविलेज ऑफ दोज इन हायर पोजीशंस एंड स्किल लेबर बट इज़ बिकमिंग द ड्यूटी एंड नीड टू ऑफ एवरीवन। द लार्जर द ऑर्गेनाइजेशन द मोर फंड्स दे स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड प्रोवाइड देयर एम्प्लॉयज़ विद ग्रेटर डाइवर्स पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे आपको क्या चीज़ बता रखी है कि जो हायर पोजीशंस होती हैं, जैसे कि मानिए आपको कहीं पे जॉब करनी है, तो आप एडवोकेट और जो जजेस होते हैं ना, उनके अलावा मैं बात कर रही हूँ, और किसी प्रोफेशन में आप जाते हैं ना हायर पोस्ट पे, जैसे कहीं पे इंस्पेक्टर लगते हैं, कहीं पे आप IAS IPS का सेलेक्ट होते हैं, तो ये जो सीनियर मोस्ट पोजीशंस होती हैं, जब यहाँ पे जाते हैं तो एजुकेशन जो आप नॉर्मल पढ़ते आ रहे हैं ना, उनकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन ये सब चीज़ों की हेल्प जो होती है ना, एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने 4 आंसर्स को लर्न किया और जाके आप वहाँ पे एग्जाम में लिख कर आ गए। एजुकेशन का मतलब ये भी है कि आप किस तरीके से स्किल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरीके से जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं या जो बाकी का ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ है उनकी हेल्प से आप काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी एजुकेशन का एक पार्ट होता है कि आप जो डेवलपमेंट है, एजुकेशन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उनको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ना ये काफ़ी अच्छी लाइंस मुझे लगी एजुकेशन को लेके। अगर ये आंसर आता है तो प्लीज़ इसमें ये लिख कर आइएगा, बहुत प्यारी स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है। एजुकेशन शुड नॉट बी फिनिश्ड व्हेन इंडिविजुअल लीव स्कूल। जब हम स्कूल छोड़ देते हैं तो उसके साथ में एजुकेशन ख़त्म नहीं होती है। ये हमारी जितनी भी लाइफ की जितनी भी स्टेजेस होते हैं, जितने भी टाइम पीरियड होते हैं, सब में कंटिन्यू रहता है। और हर एक इंसान को बहुत ही जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं नॉलेज को मेंटेन करने के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए, नई चीज़ों को, नए तरीक़ों को डेवलप करने में, इसमें एजुकेशन एक वेपन का काम करता है, एक हथियार का काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आपको टॉपिक दे रखा है, कुछ इंपॉर्टेंस दे रखे हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के। पहले मैंने आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बता दिया क्या होता है ये, इसके डिफरेंसेस भी मैंने आपको करवा दिए। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कुछ इंपॉर्टेंस आपको दे रखे हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो सबसे पहला दे रखा है इट ऑप्टिमाइज ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सेकंड जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, टीम स्पिरिट बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो होता है उसमें चेंजेस आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट होता है वहाँ पे चेंजेस आते हैं। क्लाइमेट का मतलब वहाँ पे ठंड और गर्मी से बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे क्लाइमेट का मतलब होता है जैसे कोई किसी चीज़ का पॉजिटिव परसेप्शंस हो गया। चलिए पहले मैं आपको पार्ट्स बताती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके बाद में 6 नंबर पे क्वालिटी आता है। नेक्स्ट 1 इज़ हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट हो गया, 8 पे हेल्थ एंड सेफ्टी हो गया, 9 पे मोरल हो गया, 10th पे इमेज और 11 नंबर पे प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये कुछ आपको ना इंपॉर्टेंस दे रखे हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के। सबसे पहला आपको पॉइंट दे रखा है इट ऑप्टिमाइज ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जैसे कि
जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है या जो ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करने में आपकी जॉब नॉलेज स्किल्स का बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जैसे टाइम के साथ में आप एक जगह पे काम करते रहते हैं ना, आपकी स्किल प्लस स्पीड और एक्यूरेसी सब चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। और फिर आपको पता होता है कि आपको अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है। जो आपके ट्रेनीज़ हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़, आप टीम लीडर है, आपके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनको किस तरीके से कम टाइम में उनसे कितना इफेक्टिव वर्क आपको लेना है। तो ये सब चीज़ें, आप जो चीज़ें हैं ना, रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, उसको यूटिलाइज़ करना सीख जाते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ जाती है। कि जो भी प्रोडक्टिविटी होती है ना, पहले आप काम कम करते हैं, फिर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हो जाते हैं, फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ना आपके भी खुद कुछ गोल्स हो जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन तो को कंपनी को तो लेके ही जाना है, लेकिन खुद भी मुझे इस पोस्ट पर जाना है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, टीम स्पिरिट बढ़ जाता है। जैसे जो आप आपस में मिलके काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, कोलैबोरेट करके काम करते हैं, तो उस टाइम पे जो टीम स्पिरिट होता है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है, जैसे जो हेल्थ कल्चर हो गया, जो इम्प्रूव हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ कल्चर, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। इसके अलावा जो नई नई कल्चर टेक्निक्स होती हैं कि काम को हम ऐसे कर सकते हैं, और एक जो स्ट्रेस लोड हो जाए ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि जो ट्रेनिंग पीरियड होता है ना, वो काफ़ी टफ होता है, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं, मतलब कि आपके जो कंफर्ट जोन से ना आपको बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स आप अपने आंसर में यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सारे बहुत बहुत ईजी पॉइंट्स हैं। प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, इमेज हो गया, ये सब चीज़ें काफ़ी ईजी हैं। आप इसको अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हैं, जहाँ पे आप इंपॉर्टेंस लिखेंगे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के। इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है ना, इसकी आपको नीड क्यों है। अभी आप ना ट्रेनिंग पढ़ चुके, डेवलपमेंट क्या होता है ये समझ लिया, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें क्यों इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, और अगर आपको अलग से नहीं करना तो जो इंपॉर्टेंस है ना ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के, इन पॉइंट्स को भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि इन वजह से कि ये सब चीज़ें बढ़ जाती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग से पॉइंट्स को ऐड ऑन करना है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, बस ये कंबाइन करके शॉर्ट में आपको दे रखे हैं, तो आप इन पॉइंट्स को भी अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो नीड क्यों है, पहला तो क्या है, इंक्रीज यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट बढ़ता है, आप कुछ नई चीज़ों को यूज़ करना सीखते हैं, तो जो टेक्नोलॉजी है ना, नई तरीके की जो टेक्नोलॉजी आई है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, पहले का जो टाइम था ना, व्हील बनने के बाद से लेके आज की डेट में देखिए प्लेन तक उड़ता है। तो अब ये चीज़ ना डेवलपमेंट से आई है। ट्रेनिंग में क्या था, व्हील बना दिया, लेकिन उसको आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इंजन बना, तो इंजन को आपने कहाँ कहाँ पे और अलग तरीके से यूज़ किया, तो ये चीज़ें डेवलपमेंट में आती हैं। तो जब जैसे डेवलपमेंट और ट्रेनिंग बढ़ती है, या इसकी जो ज़रूरत होती है, वो मेन यूज़ यही होता है कि जो नई टेक्नोलॉजी होती है वो इंक्रीज़ होने लग जाती है। इसके अलावा टू गिव रिफ्रेशर ट्रेनिंग फॉर ऑल्ड एम्प्लॉयज़, जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके काम करने का तरीका काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से। इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे काफ़ी एजेड लोग, काफ़ी पुराने टाइम से लोग रह रहे हैं, तो वो आज की डेट में ना कंप्यूटर या ऐसी चीज़ों को यूज़ करने में थोड़ा हेजिटेट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल ना ज़माना पूरा टेक्नोलॉजी का आ गया है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक उन चीज़ों को सीख पाते हैं। आप अपने घर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो टच स्क्रीन फ़ोन उन्होंने कभी लाइफ में देखा भी नहीं होगा, लेकिन अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हो सकता है कि वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स वो आपसे भी ज़्यादा बेटर तरीके से फ़ोन को यूज़ कर पाते हों। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं कि जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम नई ट्रेनिंग दे के, टेक्नोलॉजी से रूबरू करवा के, अपडेट करके टेक्नोलॉजी से उनको रिफ़्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू मेक द एम्प्लॉयज़ वर्क इन इफेक्टिव वे। अब कम टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, स्किल्स जो होती हैं उसके उनसे मैच करते हुए उनको काम दिया जाता है। तो इससे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट होता है ना, वो आपका एक पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पे एक इंसान कि आपने एफिशिएंसी समझी, उनका टैलेंट समझा, और उसके बाद में उसको उसी तरीके के इक्विपमेंट्स दिए या उसी तरीके का टास्क दिया जिससे उसने कम टाइम में अचीव कर लिया हो। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इफेक्टिव वे में काम कैसे करना है, ये चीज़ें भी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती हैं। अब इसकी हेल्प से जो हम गैप होता है ना एम्प्लॉय स्किल में, या जो ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स होती हैं, इनके बीच का जो गैप होता है, इसको भी हम फुलफिल कर देते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल वायबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली जो इन्वायरमेंट होता है, इसमें चेंजेस आते हैं। जो ट्रेनीज़ होते हैं उनका तरीका जो है ना काफ़ी हद तक चेंज होता है। पहले के टाइम पे आपको जो वर्क होता था, सारे परफॉर्मेंस खुद से करना पड़ता था। आज की डेट में आपको सब कुछ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी बेस्ड मिलता है। पीडीएफ की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाती है, इनको आपको पढ़ना है कम टाइम में भी आपके। तो
भूल गई मैं। देखिए ये क्या होता है ना, बीच में बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है कई बार, तो उस वजह से थोड़ा सा ना पॉइंट बीच में एक आधा स्किप हो जाता है, तो बट आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि मैं क्या आपको समझाती हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशनल वायबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ये मैंने आपको बता दिया कि जो कॉन्टिनेशन में जो इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं या जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो भी चेंजिंग जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसको अडॉप्ट कर पाते हैं। जैसे आपने ना ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये इसी का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है, मैंने आपको पहले बता दिया था, और जो हेल्थ होती है और जो सेफ्टी पर्पज़ हैं ये काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन अकर बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंट स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय व्हेन प्रॉपर ट्रेनिंग। अब जैसे ना जो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जहाँ पे मशीन्स वगैरह का काम होता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हर्ट इसलिए होता है या उनको वो पेन इसलिए होता है क्योंकि उनको ना जो मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, उनको यूज़ करना ठीक से नहीं आता। जब उनको वो स्किल्स यूज़ करनी आती है, जो स्किल्स उनके अंदर है, उन चीज़ों को, मशीन्स को अच्छे से यूज़ करना है, तो उनकी जो हेल्थ है उस पर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और जो उनकी सेफ्टी उसके साथ भी कोई मजाक नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं जो कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स दे रखे हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन मेथड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है कॉग्निटिव और एक है बिहेवियर मेथड। तो दो मेथड्स में आपको यहाँ पे डिवाइड किया गया है, कॉग्निटिव और अगर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मेथड्स की हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, एक है कॉग्निटिव और एक है बिहेवियर मेथड्स। यहाँ पे आपके पास में कॉग्निटिव मेथड्स की अगर हम बात करें तो टोटल 7 मेथड्स दे रखे हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन आएगा कॉग्निटिव मेथड्स और इसका, तो कई बार क्वेश्चन आपसे सेपरेट पूछा जा सकता है कि जो कॉग्निटिव मेथड है उसको एक्सप्लेन करना है, या फिर इन मेथड्स में से कोई भी एक आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग क्या होती है, डिस्कशन क्या होता है, या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। तो इस तरीके से भी आपसे सेपरेट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कॉग्निटिव मेथड की अगर हम बात करें तो ये मेथड्स होते हैं मोर ऑफ गिविंग ऑफ थियोरेटिकल ट्रेनिंग्स टू द ट्रेनीज। द वेरियस मेथड्स अंडर कॉग्निटिव अप्रोच प्रोवाइड द रूल्स फॉर हाउ टू डू समथिंग, रिटन और वर्बल इंफॉर्मेशन, डिमॉन्स्ट्रेट रिलेशनशिप्स अमंग द कंसेप्ट्स एक्सेट्रा। दीज मेथड्स आर एसोसिएटेड विद द चेंज इन नॉलेज एंड द एटीट्यूड्स बाय स्टिमुलेटिंग लर्निंग। तो जो ये कॉग्निटिव मेथड्स है ना, ये बेसिकली थियोरेटिकल ट्रेनिंग होती है किसी भी ट्रेनीज की, प्रैक्टिकल बेसिस पे नहीं। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि आपको जो मशीन्स है, टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करना सिखाया जाए। कॉग्निटिव मेथड्स में क्या होता है, जैसे लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं ना कि ये चीज़ आपको समझाई जाती है, एक ओरल या फिर कुछ प्रिंटेड आपको फॉर्म में समझा दिया जाए, कोई भी चीज़ आपको करनी हो तो उसे हम कॉग्निटिव मेथड में डालते हैं। अब इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, चाहे वो रिटर्न हो या वर्बल इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर किया जा सकता है, आपको नॉलेज दी जा सकती है आपके डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अब यहाँ पे टोटल आपके पास में 7 कैटेगरीज में कॉग्निटिव मेथड्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है लेक्चर, सेकंड वन इज डिमॉन्स्ट्रेशन, थर्ड वन इज डिस्कशन, नंबर 4 इज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, नंबर 5 इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, नंबर 6 इज वर्चुअल रियलिटी, नंबर 7 इज इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल सिस्टम। अगर आपके पास में बुक है तो हर एक मेथड को ना यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दे रखा है, आप वहाँ से कर सकते हैं, वरना ये बहुत ही कॉमन मेथड्स हैं। आप आप अपनी वर्डिंग में भी इस आंसर को लिख सकते हैं, और जो थोड़े इंपॉर्टेंट है मेथड्स उनको मैं आपको बता देती हूँ जहाँ पे जिसको आपको चीज़ को करना है। जैसे कि अब कॉग्निटिव मेथड और बिहेवियर मेथड आपको दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दोनों को लिखेंगे और फिर इनके पार्ट्स को आपको डिफाइन करना पड़ता है। बिहेवियर मेथड की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इसमें जो हमें ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाती है, किसी भी ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाती है। वहीं कॉग्निटिव मेथड की अगर आप बात करते थे तो कॉग्निटिव में जो थियोरिटिकल ट्रेनिंग होते हैं, एक होता है थ्योरी पोर्शन जहाँ पे आपको कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिलता है, ये सब जो आप पढ़ते हैं ना ये थ्योरी होता है। जहाँ पे किसी इक्विपमेंट को, डिवाइस को यूज़ करना आए तो वो चीज़ क्या होती है, प्रैक्टिकल होता है। तो बिहेवियर मेथड में क्या होता है, जहाँ पे आपको किसी भी ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट में काम आते हैं या स्किल डेवलपमेंट के लिए यूजफुल होते हैं। जैसे कि जो बिहेवियर मेथड है इसमें क्या क्या आता है, एक आता है गेम एंड सिमुलेशंस, बिहेवियर मॉडलिंग हो गया, बिजनेस गेम्स हो गई, केस स्टडीज होती है, या इन बास्केट टेक्निक है, या रोल प्ले है। तो कुछ ऐसे आपको मेथड्स यहाँ पे दे रखे हैं।
इसमें से मैं आपको एक करवाऊंगी। इन बास्केट टेक्निक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना इसमें बुक में भी आपकी ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए मैं इसको आपको डेफिनेटली करवा देती हूँ। बाकी के मेथड्स को एक बार आप रीड कर लीजिएगा। इन बास्केट टेक्निक का मतलब अगर हम शॉर्ट में समझे तो कोई भी चीज़ जो होती है ना वो लिमिटेड आपके पास में हो जाए। एक पर्टिकुलर आपको टाइम पीरियड दे दिया जाए कि इतने टाइम में आपको ये चीज़ करके देनी है, चाहे पेजेस मानिए आपको 1 घंटे में ना 100 पेजेस कंप्लीट करने हैं, तो ये क्या है, आपके पास एक बास्केट टाइम है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए, आपके पास में कोई भी जो ऑप्शन है ना वो नहीं बचा होता है, तो इसे हम बास्केट टेक्निक कहते हैं। It provide trainee with a log of written text और information and request such as memos। memos का मतलब होता है कि कोई भी जो आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नोट सेंड करते हैं, किसी को कोई नोट आपने लिख के दिया तो वो किसी दूसरे कैंडिडेट को या एम्प्लॉय को आपने दिया तो उसे हम मेमोज कहते हैं या मेमोज कहते हैं। मैसेजेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गए विच वुड बी हैंडल बाय द मैनेजर, इंजीनियर, रिपोर्टिंग ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये चीज़ क्या होती है, बास्केट टेक्निक होती है। अगर हम स्कूल की बात करें तो वहाँ पे टीचर्स को भी ना अपना एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है कि आप क्लास में इतने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, इतने प्रेजेंट है, ये तरीके से। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो वहाँ पे जो आपका एग्जामिनर करता है ना वो भी एक बास्केट टेक्निक होती है। आपके शीट्स पे साइन लिए जाते हैं, उनके साइन, एग्जामिनर के साइन आते हैं, फिर एक लिस्ट प्रिपेयर होती है, इतने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, इतने प्रेजेंट है, जो आपकी टोटल नंबर ऑफ शीट्स आई होती है वो बची हुई शीट्स को वापस करना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, एक बास्केट टेक्निक होती है जहाँ पे पर्टिकुलरली आपको कोई रिपोर्ट को मेंशन करना पड़े, कोई मैसेज कन्वे करना पड़े, कुछ नोट देना पड़े, तो उसे हम बास्केट टेक्निक कहते हैं। अब ये जो टेक्निक होती है इसमें कुछ जो ट्रेनीज होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है अबाउट द रोल प्लेड सच एज, कोई भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाना, जर्नल कॉन्टेक्स्ट होता है अबाउट द रोल। तो ये सब चीज़ें बास्केट टेक्निक का एक एग्जाम्पल होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रिप्लाई करना पड़ता है। आफ्टर ऑल द ट्रेनीज कंप्लीट इन बास्केट द डिस्कशन विद द ट्रेनर्स टेक प्लेस। तो यहाँ पे कुछ आपको ये पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए हैं, आप इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। जो ट्रेनीज होते हैं ना उनको कम्युनिकेट करना एक दूसरे से बहुत ज़रूरी होता है कि मानिए आपके एक टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, आप एक टीम के लीडर हैं और आपकी टीम में टोटल 5 कैंडिडेट्स हैं और आपने जो भी उनके बारे में आपको उनकी जो एनुअल रिपोर्ट है या जो उनका प्रोग्रेस चार्ट है वो आपको अपने सीनियर को दिखाना है, लेकिन आपका इनसे बात करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार जो सिचुएशन होती है वो हमें दिखते उस तरीके से नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो इनमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, डिफरेंट सेट्स या डिफरेंट जो थॉट्स होते हैं वो कलेक्ट करने के लिए, या सर्वे टाइप में हो जाता है। ये कुछ यहाँ पे टेक्निक्स है जिनके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है इन बास्केट टाइम में, इन बास्केट टेक्निक में। तो फर्स्ट क्या है, बिल्डिंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स। जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है ना उसको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है कि मानिए टीम लीडर के एब्सेंस में अगर टीम के किसी भी मेंबर को या किसी भी एम्प्लॉय को कोई डिसीजन लेना पड़े तो उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी टीम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक तरीके का डिसीजन ले पाएँ। इसके अलावा एक्सेस और डेवलप नॉलेज एंड स्किल एंड एटीट्यूड, सो इसको डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी होता है। डेवलप ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, जो कम्युनिकेशन और जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उनको डेवलप करना ज़रूरी है। जो प्रोफेशनल नॉलेज होती है वो और जो स्ट्रेटेजिक नॉलेज होती है इन सबको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे जो बास्केट टेक्निक है ना इसके कुछ बेनिफिट्स आपको दे रखे हैं कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स बन जाती हैं, नॉलेज स्किल और एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जो ऊपर आपको पॉइंट्स दे रखे हैं ना कि इस पर फोकस करना चाहिए, तो यही सब जो है ना ये सब इसके बेनिफिट्स हैं बास्केट टेक्निक के। सो ये पॉइंट्स आप बास्केट टेक्निक में यहाँ से लिख सकते हैं। ये पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। एक आता है आपके पास में ऑन द जॉब और एक है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। 2 टाइप की ट्रेनिंग किसी भी एम्प्लॉय के पास में हो सकती है, एक होती है ऑन द जॉब और एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। वैसे तो नाम से क्लियर होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप और जॉब पे काम करते करते आपको ट्रेनिंग मिल रही है। ट्रेनिंग का मतलब है एक तो टाइम पीरियड आपको अलग से मिल गया कि 1 मंथ या 2 मंथ्स की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग आपको वो मिल गई, और एक ट्रेनिंग पीरियड ये भी होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग ये भी होती है कि जैसे आप काम करते करते भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आपने अपने सीनियर से पूछ लिया, उन्होंने उसको करने का कोई इजी तरीका बता दिया, या फिर आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आपने कोई और तरीका निकलवा लिया उनसे काम करने का कि आप उसको इजी तरीके से कैसे सब कर पाएंगे, या फिर काम करते करते आपको कोई डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ जाए जो आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो ये सब चीज़ें आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग में आती हैं।
These methods are more popular and most commonly used method used both in basic skill training and management training and development. तो चाहे स्किल ट्रेनिंग हो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो या डेवलपमेंट हो, तो तीनों ही में जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ पे आप एक रेगुलर जॉब में काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पे जो नेसेसरी जॉब की स्किल्स होती है, इक्विपमेंट्स हैं, या जो आपको जॉब के लिए जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। आपको कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और फिर आप आगे कंटिन्यू अपने स्टाफ के साथ में कर लेते हैं। इसके बाद में ऑन जॉब ट्रेनिंग जो होती है उसको सिस्टमेटिकली कुछ पार्ट्स में कैरेक्टराइज किया गया है कि क्या क्या जो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि प्रिपेयरिंग द लर्नर्स फॉर द ट्रेनिंग बाय एक्सप्लेनिंग हिम हर द रेलेवेंस ऑफ ट्रेनिंग, पुटिंग हिम हर एज अ ईट, कल्टिवेटिंग इंटरेस्ट एंड सो ऑन। जो ट्रेनीज होते हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप करना, उनको जो ट्रेनिंग है उसके इंपॉर्टेंस बताना कि किस तरीके से इन चीज़ों की हेल्प से वो अपने काम को ईजी और इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही इम्प्रूव करना कि कम टाइम में कितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लिया जा सकता है, और कम टाइम रहते रहते जो आप आउटपुट तो ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन उसमें टाइम पे क्वालिटी में भी कमी नहीं आनी चाहिए। लोगों को जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ऐसे इनकरेज किया जा सकता है अगर स्ट्रेस है या जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है तो उसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें ट्रेनिंग में आपको सिखाई जाती हैं। ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे जो जॉब डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, स्किल्स होती हैं, उनको समझने में काफ़ी हद तक दिक्कत आती है, तो एक पॉजिटिव फीडबैक देना, या फिर जो जॉब है ना उसको जॉब से रिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग का जितना भी कुछ होता है उसको दोबारा रिप्लेस करके समझा देना। तो ये सब चीज़ें जो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करी जाती हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग टाइम पीरियड के अंदर। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स आपको दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट मेथड दे रखा है जॉब रोटेशन, सेकंड वन इज़ कोचिंग, थर्ड वन इज़ जॉब इंस्ट्रक्शंस टेक्निक JIT जिसको कहते हैं, और लास्ट आपको दे रखा है टीम असाइनमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ आपको मेथड्स दे रखे हैं इसके। तो पहला मेथड है जॉब रोटेशन। तो ये क्या है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग द ट्रेनीज विल शिफ्ट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। इसमें क्या होता है जॉब रोटेशन का मतलब, मानिए पहले आप ना एज अ जूनियर कहीं पर गए, आपको कुछ आता नहीं था, एज अ फ्रेशर थे आप वहाँ पर, आपने सीखा और एक टाइम के बाद में आपको दूसरे डिपार्टमेंट में हैंड ओवर कर दिया जाए, या आपका जो काम है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, या आपकी पोस्ट को चेंज कर दिया जाए। तो ये चीज़ क्या होती है, जॉब रोटेशन में आती है। एक टाइम के साथ साथ में धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। और या फिर जैसे कि आपके कोई एम्प्लॉय को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उनको उनकी जगह पे जाके आप वो चीज़ समझा रहे हैं या उनके काम में उसमें हेल्प करें। तो ये सब चीज़ें जॉब रोटेशन का एक पार्ट आता है। इसके अलावा जो कोचिंग होती है, इसमें जो ट्रेनी एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो एक ट्रेनर के पास में जाते हैं, चाहे वो कोच हो चाहे सुपरवाइज़र हो, जिसके अंडर 10 to 15 लोग हो, या जितना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग हिसाब होता है। तो वहाँ पे उनको जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल होता है, जो भी काम होता है, जॉब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे ट्रेनीज़ को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके अलावा उनका जो इम्प्रूवमेंट का सजेशन देना कि किस तरीके से आप अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें उन्हें वहाँ पर सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है जॉब इंस्ट्रक्शंस टेक्निक। ये भी आप इसी तरीके से, इसमें जो फीडबैक हो गया या जो ट्रेनीज़ होते हैं जॉब में वो सीखते सीखते अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो ट्रेनिंग होती है ना वो चीज़ें आती है जॉब इंस्ट्रक्शंस टेक्निक के अंदर। इसके बाद में लास्ट आता है टीम असाइनमेंट की। आपने पूरी एक टीम बना रखी है, 4 to 5 हैं और आप उनके टीम लीडर हैं। तो आपने क्या किया, इनको सिखाते सिखाते एक टास्क भी दे दिया, इसलिए कि आप इनकी यूनिटी देखना चाहते हैं कि ये टीम वर्क कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और जो टीम में इनको आता है कि नहीं आता है, कोई अपने आप में पार्शलिटी तो नहीं करा। तो ये सब चीज़ों को देखने के लिए आप छोटे छोटे टास्क दे देते हैं। तो ये चीज़ आती है आपकी टीम असाइनमेंट के अंदर। अभी जो मैंने आपको समझाई ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग थी, जहाँ पे पहले आपको यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दे रखी है जॉब ट्रेनिंग की। ये कुछ जो ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है ना उसको सिस्टमेटिकली ऐसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और यहाँ पे कुछ मेथड्स आपको दे रखे हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के। तो ये चीज़ें आपको अपने आंसर में ऐड ऑन करनी है। ऑन द जॉब के बाद में आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, दोनों पे सेपरेट आपसे शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है कि आप जॉब नहीं करते हैं, आप कहीं पे काम सीखने से पहले, जो आप ऑर्गेनाइजेशन से पहले आप कहीं पे, मानिए आपको ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी में अप्लाई करना है, तो वहाँ पे जाने से पहले जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि आपकी जॉब पे जाने के लिए आपको ये स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, तो वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है।
यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं होती है, जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपके पास टाइम लिमिट होती है कि आपको 1 मंथ 2 मंथ्स की ट्रेनिंग दे दी, क्योंकि आपको पता है अगर आपने उतने टाइम में नहीं सीखा तो आपको फायर ऑफ किया जा सकता है, आपको वहाँ से निकाला जा सकता है। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में कोई टाइम पीरियड नहीं होता। यहाँ पे जो आपके आवर्स हैं वो कई बार इस चीज़ का इफेक्ट आता है, क्योंकि जब हम खुद से कोई काम करते हैं ना, हमारा टाइम टेबल नहीं होता, तो हम आलस करते हैं, उस चीज़ को नेक्स्ट टू नेक्स्ट बात के ऊपर डाल देते हैं। तो ये कुछ आपके ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के टाइम चीज़ें बता रखी हैं कि इट इज़ द मेथड ट्रेनिंग सेपरेटेड फ्रॉम द जॉब एंड इज़ मेड टू लर्न द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिलेटेड टू द जॉब। इसमें 2 तरीके होते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के, या तो आपकी जॉब लगी नहीं है और उसके बाद में आप इन चीज़ों को सीखते हैं, या फिर अपने जॉब के साथ साथ में आप साइड में कोई चीज़ सीख रहे हैं अपने जो पोस्ट है उसको बढ़ाने के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, तो वो चीज़ें सारी आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि ये ना आपके जो कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे मेथड्स दे रखे थे ना ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो जो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है ना, इसका मतलब मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जो प्लांट्स है ना वो ग्रो तो करते हैं, लेकिन आपने उनको क्या दे दिया, खाद दे दिया, एक्स्ट्रा खाद दे दिया, तो उससे क्या है वो ग्रो करे, उनमें स्पार्क आया, तो आपने उनकी जो स्पीड है ना उसको बूस्ट कर दिया। या फिर जो कोई भी एनकरेजमेंट टेक्निक्स होती हैं उनको आपने किसी कोई एम्प्लॉय है उसको आप इनकरेज कर रहे हैं कि वाह इतना अच्छा काम किया, तो हर एक में ना एक अलग से हिम्मत आ जाती है, एक अलग सा जोश आ जाता है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी चाहिए। तो ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में आता है, जहाँ पे एक रियल वर्क सेटिंग जो होती है उसको स्टिमुलेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में द केस मेथड। जो केस मेथड होता है ना, इसमें क्या होता है, एक पेपर पे आपने प्रेजेंट कर लिया, जो ट्रेनीज जो होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई किया, उनको सॉल्यूशन ऑफर किया, और एक दूसरे को जो फीडबैक वगैरह रिसीव करके एक दूसरे से प्रॉब्लम्स को शेयर करते हुए परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है, तो वो चीज़ आती है केस मेथड में। नेक्स्ट आता है इंसिडेंट मेथड। तो देखिए केस और जो इंसिडेंट मेथड है ना दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन बस डिफरेंस इतना होता है कि जो केस मेथड है ना यहाँ पे आपने एक रिपोर्ट जैसे प्रिपेयर कर ली होती है, लेकिन जो इंसिडेंट मेथड होता है वहाँ पे ट्रेनी जो होते हैं ना उनको इंटरेक्शन करना होता है ट्रेनर के साथ में अपनी इन्फॉर्मेशन या जो कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए। केस मेथड में क्या है कि मानिए एक टीम है और यहाँ पे ना 4 से 5 लोग हैं आप टीम में, तो आपने आपस में, और एक आपका टीम लीडर है, ओके, तो आप जब 4 से 5 जने आपस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं ना तो वो केस मेथड में आता है, और उसके बाद में आप कंक्लूजन अपने टीम लीडर को दे देते हैं। एक इंसिडेंट मेथड का मतलब हो गया कि जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स तो आई लेकिन आपके टीम लीडर से आपने उनको सॉर्ट आउट किया या उनसे कोई तरीका मांगा कि उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है रोल प्लेइंग। अब इसमें क्या होता है, इज़ अ मेथड इन द ह्यूमन इंटरेक्शन दैट इन्वॉल्व रियलिस्टिक बिहेवियर इन इमेजिनरी सिचुएशंस। जैसे कि रोल प्ले का मतलब हो गया सर्टेन कैरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, वर्कर हो गए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना रोल प्ले करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, कि कितना आपके साथ में ये रिएक्ट कर पा रहे हैं, इंटरपर्सनल जो इंटरेक्शन है, रिलेशंस है वो कैसे हैं। क्योंकि जब आप अपने कलीग से, टीममेट से बना के चलते हैं ना तो उस टाइम पे आपका जो काम होता है वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। कई बार मानिए आपसे काम नहीं हो रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है, तो बाकी की जो टीम है ना वो चीज़ को हैंडल कर लेती है। तो ये चीज़ आता है रोल प्लेइंग में। इसके बाद में आता है नेक्स्ट आता है आपके पास में एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइजेस। एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज का मतलब हो गया कि जैसे आपको टास्क वगैरह दिए जाते हैं ना कि इसका क्या रिजल्ट रहेगा, तो ये चीज़ें आपने रिस्पॉन्स वगैरह ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं ना तो वो एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज होता है, मतलब जहाँ पे रिजल्ट या आउटकम को लेके आप श्योर नहीं होते, एक वाइल्ड गेस होता है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कशन। तो कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन का मतलब जैसे डिबेट टाइप में होती है ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को क्रिएट कर दिया जो कि आइडियाज़ को एग्जामिन करें या इन्फॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प करें। तो ये चीज़ें जो होती हैं इससे काफ़ी हद तक जो जॉब परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का मतलब हो गया है कि आपको ना एक छोटे लेवल से बड़े लेवल पे कैसे जाएंगे, आपका जो काम करने का तरीका है वो कैसे बढ़ेगा, किस तरीके से उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो ये कुछ आपके पास में मेथड्स है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग था ये, और ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, दोनों में डिफरेंस और दोनों के मेथड्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आप इनको काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आप इनको आराम से देख सकते हैं। और ये हो गया आपका आंसर ख़त्म। यूनिट 7 कंप्लीट हो गई है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट 8 और 9 और फिर उसके बाद में 10, 11, 12 मतलब टोटल 5 यूनिट्स हैं। 2 वीडियोस में ही मैं उन 5 यूनिट्स को कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करूँगी, और उसके बाद में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूँगी कल तक। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।